चलिए आज शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा जो टैक्स का पेपर है ना, इसका नाम है टैक्सेशन, राइट। और ये पेपर नंबर 4 है आपका, जिसमें दो टैक्स हैं आपके, एक जीएसटी और एक इनकम टैक्स, राइट। ये 60 मार्क्स, ये 40 मार्क्स, और पूरे पेपर में आपके 30% एमसीक्यू भी आएंगे। ठीक है साहब, एमसीक्यू भी आएंगे। सीएमए में ये पूरे 100 नंबर के हैं, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होना, तो ये सीएमए भी चाहिए पूरा 100 नंबर का। फर्स्ट ग्रुप में इनकम टैक्स डाल दो, सेकंड में जीएसटी डाल दो, जैसे कॉस्ट और एफएम कर दिया आपने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में। बेसिकली पहले जब इंस्टीट्यूट ने शुरुआत में बोला था, तो ये बोला था जी हम टैक्स को दो भागों में बांट देंगे, बांट दिया कॉस्ट एफएम को। लेकिन टैक्स को बढ़ना चाहिए, टैक्स का बाइड है, इसको बाइड है। खैर, अब बात आती है कि सर हम आज क्या स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसकी एक टैगलाइन है, और टैगलाइन क्या है, वन नेशन वन टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ सर? अरे एक देश है तो टैक्स भी एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए एक देश एक टैक्स। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, एक देश एक कानून की मांग हो रही है ना, तो यही होना चाहिए, एक देश एक टैक्स। अब जानते हैं ये जो हमारा टैक्स है, ये जीएसटी बड़ा विरोधों के बाद आया। आपने सुना होगा बहुत विरोध हुआ था इसका, वे इंतहा विरोध हुए थे। तो मैं आज आपको पूरी कंट्रोवर्सी के साथ बताऊंगा, कंट्रोवर्सी क्या क्या रही, क्या प्रॉब्लम रही, और कहां जाके फिर सेटल हुआ। ठीक है सर। देखिए, एक तो जीएसटी जो है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है सर? डायरेक्ट टैक्स में हमें पता होता है कि हमने कितना टैक्स दिया। आप बताओ, जितनी इनकम है उस पर जो टैक्स बना वो आप पे करोगे, बात खत्म हो गई। इनडायरेक्ट टैक्स में आप सब में से किसी को पता है आप इनडायरेक्ट टैक्स देते हो? इनकम टैक्स तो कोई भी नहीं देता आप में से, तो डायरेक्ट टैक्स सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स देते हुए पता ही नहीं पता। सुबह उठने से लेके रात तक इनडायरेक्ट टैक्स। इसलिए गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। हम 140 करोड़ हो चुके हैं, पता है आप लोगों को? 140 करोड़। और इनकम टैक्स कितने लोग देते हैं ये भी पता है? नहीं पता। सिर्फ 6 करोड़ लोग। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऑलमोस्ट सभी। किसी गरीब की भी बात करें, मान लो गरीब के बेचने बोला कि मुझे एक टॉफी चाहिए, उस टॉफी पर भी इनडायरेक्ट टैक्स लगा। गरीब का बच्चा बोला मुझे चिप्स खिला दो, महीने में एक दिन तो चिप्स खिला दो, तो एक दिन चिप्स खिलाया तो उस पर भी इनडायरेक्ट टैक्स लगे। सो हम लोग आज जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स का। सीधा सीधा लॉजिक क्या है कि हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कुछ भी खरीदें, आप बताइए रेट सेम होना चाहिए किसी वस्तु का, या टैक्स का रेट सेम होना चाहिए? सोच के बताना। टैक्स का रेट सेम। अब बताओ, मैं कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली में कर रहा हूं, और दिल्ली से मैं मान लीजिए अहमदाबाद भेज रहा हूं, तो दिल्ली से अहमदाबाद की कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं आएगी? आएगी ना। तो बताइए प्रोडक्ट अहमदाबाद में सस्ता होगा या दिल्ली में सस्ता होगा? अहमदाबाद महंगा होगा। तो अब ये नहीं कह सकते कि भाई दिल्ली में तो ये इतने का मिलता है और अहमदाबाद में इतने का। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई यहां पर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगले बंदे की कॉस्ट इनकर हो रही है।
लेकिन हम कहां कर सकते हैं रेट? क्यों? जीएसटी से पहले क्या था आपको बता देता हूं। जो टैक्स लगते हैं किसी प्रोडक्ट पे, दो दो तरीके से टैक्स लगते हैं, समझ लीजिए आप मेरी बात। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और एक स्टेट गवर्नमेंट। बताइए दोनों क्यों टैक्स लगाती है, कोई बता सकता है मुझे? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। बिल्कुल सही बोला, ऑनलाइन में जवाब आया मुझे कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चे। आप रोड से चल के आ रहे हो, रोड शानदार था कि नहीं? फ्री में बन जाता है क्या? रोड फ्री में बन गया क्या? एक बात हो, घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है कि नहीं होती है? देश फ्री में चल जाएगा। देश के लिए पैसे नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए क्या? हॉस्पिटल में गए साहब इलाज कराने, आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज फ्री होता है। कैसे होता है भाई? पैसे कहां से आते हैं? आपके मेरी जेब से जाते हैं। मेट्रो में आए, फिर आप कहोगे सर हमने टैक्स दे दिया तो मेट्रो में हमसे टिकट के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? बेटा मेंटेनेंस नहीं करना उसका, करना है ना मेंटेनेंस, इसलिए टिकट के पैसे ले रहे हैं कि जो चीज तुम यूज कर रहे हो डायरेक्टली लाओ पैसे। तो हमारे देश में जानते क्या है, हमारा देश एक हाथी की तरह है। हाथी को कभी देखा है मदमस्त चाल में चलते हुए, लहराते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए? जब वो स्पीड पकड़ता है ना, तो उसे रोकने वाला कोई होता नहीं है भाई साहब। सेम हमारा देश है, उठने में टाइम लेता है, लेकिन जब भागने की तैयारी करता है, दौड़ना शुरू करता है, तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। आप देख लीजिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप देखो वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी, हुई कि नहीं हुई? स्पीड आई कि नहीं आई है? कितने अमेरिका हमने बताओ वैक्सीनेट कर दिए? तो ये पैसा भी कहां से आया? हमारी टैक्स से आया आपका, राइट? तो वन नेशन वन टैक्स का मतलब ये नहीं है कि भाई हर जगह किसी प्रोडक्ट का रेट सेम होगा, नहीं जी, टैक्स का रेट सेम होगा। तो होता क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस पे टैक्स लगाना है? मैन्युफैक्चरिंग पर। स्टेट गवर्नमेंट किस पे लगाती थी? ये मैन्युफैक्चरिंग पे लगाती थी और ये सेल पे लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट। अब टैक्स लगाने की बात आई तो ये बातें आई कैसे 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 सामने आई, सुने मेरी बात ध्यान से। हम लोग 1947 में क्या हो गए? आजाद। वो जानते हैं हमें कितने साल लग गए ये बात समझने में कि हम आजाद हो गए हैं? 3 साल। बताओ 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? याद आया कुछ? संविधान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। ये बना हमारा। बन तो 26 नवंबर 1949 को गया था, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। लगा इस दिन था, 2 महीने पहले बन के तैयार था। इस दिन क्यों लगा, कोई बता सकता है इसका रीजन क्या है? क्या सर, जो चीज 26 जनवरी 1950 को 49 को बन गई थी, 26 नवंबर 1949 को बन गई थी, वो 26 जनवरी 1950 तक वेट क्यों किया? हाँ, शाबाश शाबाश मृगनाथ, वेरी गुड मृगना, वेरी गुड। देखिए इसमें क्या है दोस्त, इसमें यह है कि आई थिंक 1930 के आसपास की बात है, 26 जनवरी 1930, आई एम नॉट वेरी मच कंफर्म, उस डेट की शायद बात है, एक आध साल आगे पीछे भी हो सकता है, बस तो 30 ही है जहां तक मुझे याद आ रहा है। उस दिन हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, नेहरू जी वगैरह ये सब, इन्होंने शपथ ली थी कि हम देश में स्वराज लाके रहेंगे। अब चूंकि 26 जनवरी को शपथ ली थी, उसे मेमोरेबल डे बनाना था, इसलिए इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। अब मुझे कोई ये भी बताया आप में से कि कॉन्स्टिट्यूशन का यूज क्या है सर, है क्या कॉन्स्टिट्यूशन? देखो सब लोग लॉ पढ़ के आए फाउंडेशन में। कॉन्स्टिट्यूशन इज मदर ऑफ ऑल लॉ, सारे कानूनों की मदर है ये। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में
कोई बात नहीं लिखी हुई तो लॉ नहीं बन सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में उसके विषय में जिक्र होना जरूरी है, और अगर जिक्र नहीं है तो लॉ नहीं बन पाएगा। अब एक बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन तो 70 साल पहले की बात है यार। उस समय हमारे बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा था, उस समय विजुलाइज किया। देखिए, बाबा साहब ने बनाया नहीं था, एक पूरी कमेटी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन उसने बनाया था। बाबा साहब तो उसको हेड कर रहे थे, राइट। तो जब ये आया तो एक कमेटी जो थी उसने विजुलाइज किया कि यार आने वाले समय में हमारे देश में क्या क्या हो सकता है। एक विजुलाइज, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। बस विजुलाइजेशन के आधार पर लॉ बना दिया। अब बताइए, 70 साल पहले वाली सिचुएशन और आज की सिचुएशन, क्या फर्क है कि नहीं। मेरा एक दोस्त मैनचेस्टर में रहता है, मैं और वो 96 में लक्ष्मी नगर में पढ़ते थे। वो 2010 में आया, 2010-12 में आया होगा, जब मेट्रो चल पड़ी थी। कहता, संजीव यार ये हमारी वही जगह है, इतना जबरदस्त डेवलपमेंट लक्ष्मी नगर के, इतना बदलाव आया। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात नहीं लिखी और आज के सिनेरियो के हिसाब से लॉ बनाना जरूरी है, आप जरा सोच के बताइए, लॉ नहीं बनाएंगे हम? बनाएंगे ना। तो फिर हमें क्या करना होगा, पहले संविधान को अमेंड करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है, और उसमें जो बात आपने डालनी है वो अंदर डालनी पड़ती है। जैसे हम कोई एक्ट पढ़ते हैं, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, कंपनी एक्ट पढ़ा, उसमें सेक्शंस होते थे। ऐसे बेटा यहां पर आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल में लिखा हुआ है एंट्री, एंट्री में लिखा हुआ है, एंट्री का मतलब कुछ नहीं है, सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 सीरियल नंबर होता है ना, बस वो एंट्री नंबर नाम दे दिया उसे, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3। अगर वहां लिखा हुआ है तो ठीक है, और नहीं लिखा हुआ तो पहले एक्ट को अमेंड कीजिए। आप एक्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कीजिए, और अमेंड करके वो बात अंदर डाल दीजिए। अब बताइए, अमेंड होने के बाद वो वाली बात अब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो गई कि नहीं हो गई। अब बताइए, कानून बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बस लॉ बना दीजिए। बोलो, इतनी बात समझ आई। अब 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लग गया, तो अब बात यह आई कि भाई देश को चलाना है, तो देश चलाए कैसे। तो आपको पता है हमारी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। इसका मतलब क्या है बच्चे? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का, हम सबों को अपने आप करना है। तो तय हुआ कि भाई ऐसा करते हैं, कानून बनाया जाए और टैक्स की वसूली की जाए। क्या की जाए? वसूली। अब बात आती है, टैक्स की वसूली की जाए तो क्या टैक्स की वसूली की जाए, ऐसी बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई थी? यस, यस, लिखी थी ये बात। क्या लिखी थी? देखो, लिखना मेरे साथ साथ लिखते रहना, छोड़ना कुछ नहीं बच्चे ना। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है बच्चे, 246, आर्टिकल 246। और 246 में बेटा एक शेड्यूल है, सेवेंथ शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल। और इसमें बच्चे 3 लिस्ट हमारी गवर्नमेंट ने बनाई, 3 लिस्ट हमारी गवर्नमेंट ने बनाई। पहली, यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। अब इस लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए, राइट्स। क्या राइट्स दिए था? यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि तुम्हें कोई कानून बनाना है तुम बना लो, अगर इस लिस्ट में वो मैटर अवेलेबल है तो। यानी लिस्ट है, लिस्ट में बहुत सारे मैटर लिखे होंगे, लिखे होंगे ना बच्चे, मैटर लिखे होंगे। तो अगर कानून, वो मैटर वहां अवेलेबल है यूनियन लिस्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यू आर फ्री टू मेक लॉ, लॉ बना लीजिए आप। अब बताइए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो कहां बनाएगी बच्चे? पार्लियामेंट। चलिए सर, फिर बात आई
स्टेट गवर्नमेंट हम तुम्हें भी राइट्स देते हैं, तुम्हें भी अधिकार देते हैं, तुम भी लॉ बना लो। तो स्टेट लिस्ट में कौन कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी बच्चे? स्टेट गवर्नमेंट। और ये कहां बनता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, राइट। चलिए सर, फिर आती है बात कॉन्करेंट लिस्ट में। यहां जो मैटर्स अवेलेबल है, यानी जो लिस्ट है कि आप ये कर सकते हैं, तो बच्चे यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर केवल यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं। और यहां पर अगर कोई मैटर अवेलेबल है इस वाले में कॉन्करेंट लिस्ट में, तो सेंट्रल स्टेट दोनों बना सकते हैं। लेकिन एक बात और, कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अहम ईगो टकरा जाए? मैं बनाऊंगी, लड़ाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो यहां एक पिक्चर देखी थी गदर, देखी थी नहीं देखी थी? उसमें एक डायलॉग था ना, बाप बाप होता है, याद है नहीं याद? तो यहां कौन बाप माना जाएगा और किसकी चलेगी? बोले इतनी बात समझ आएगी। चलिए सर, सर थोड़ा और इसे बताइए अब देश के बारे में। देखो, एक बात मेरी क्लास में याद रखना, टाइम की परवाह मत करना। बस जिस दिन लास्ट क्लास होगी उस दिन दिल से दुआओं देके जाओगे मुझे। मेरे सब्जेक्ट से तुम्हें बहुत प्यार होगा, मुझसे प्यार हो जाएगा, देखते जाओ, ऐसा होगा तुम लोगों को। और पेपर देते वक्त ना दिल से दुआएं दोगे कि भगवान संजीव सर को और लंबी उम्र दे, बस एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। और इतना इंटरेस्ट आने वाला है, इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना आनंद आएगा कि मैं खुद खो जाऊंगा, मुझे खुद नहीं मालूम होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। बस तुमको भी चाहता हूं तुम भी ऐसे इन्वॉल्व हो जाओ, एकदम भूल जाओ बाहर की दुनिया को सब, राइट। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमारे ऊपर तो जिम्मेदारी ज्यादा है, तो हमें तो टैक्स चाहिए। हमें टैक्स कैसे चाहिए यार? इनकम टैक्स तो एक्चुअली शुरुआत में जब टैक्स के रेट्स थे ना, तुम हैरान रह जाओगे, 90-90% टैक्स में चला जाता था पैसा। वो तो धीरे धीरे स्थिति ऐसी आई है कि चलो 2.5 लाख छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, 2-2 हजार रुपए छोड़ते थे केवल। और उस जमाने में 2 हजार की वैल्यू थी यार, ठीक है नहीं? चलिए, सबसे पहले बात आई कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का, सर आपने बोला है कि टैक्स कौन से पे लगाती है वो? मैन्युफैक्चरिंग पे। अब देखिए, कुछ भी बनाते हैं, मान लो ये पेन ही बनना है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, तो अब इस पे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लगाना है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी लगाना है। दोनों ने लगाना है कि नहीं लगाना, बताओ? तो बात क्या हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर टैक्स बनाना है तो वो कैसे लगाए? तो देखिए, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बोली कि साहब एक्साइज ड्यूटी लगाओ, टैक्स ही है ये, और कुछ नहीं है बेटा, ये प्रोडक्शन टैक्स है, दिस इज प्रोडक्शन टैक्स। अब ये एक्साइज होता क्या है, थोड़ा नीचे बना देता हूं मैं इसके बारे में। एक्साइज लॉ था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था, कुछ भी आप प्रोड्यूस करोगे तो हम उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग करोगे हम एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होती थी। देखो साहब, मैन्युफैक्चरिंग होती थी बच्चे ये, कोई भी प्रोसेस जिसमें 3 बातें हो जाएं, चेंज इन नेम, चेंज इन यूज और चेंज इन करेक्टर, करेक्टरिस्टिक। तो मतलब बोले साहब ऐसी कोई भी प्रोसेस हो जिससे नाम बदल जाए, काम बदल जाए, विशेषता बदल जाए। सर एक एग्जाम्पल दो, बताओ। घर में मैं नहीं समझता किसी की मम्मी ने आज तक दही ना जमाया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ होगा। रात को दूध जमाया, सुबह क्या बन गया? दही बन गया। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ? जरा बताना, दूध की चाय बन सकती है, दही की बना लोगे क्या? दूध की जगह दही नाम बदल गया, यूज, चाय बन सकती है, दही की तो लस्सी बनेगी। और करेक्टरिस्टिक, दूध लिक्विड फॉर्म में था, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में। बताओ, तीनों बातें हो गई कि नहीं हो गई? मैन्युफैक्चरिंग हो गई कि नहीं हो गई? बताओ, एक्साइज ड्यूटी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? यस। हाँ सर, आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज ड्यूटी लगेगी। बताओ कितनों की मम्मी सुबह देने जाती है टैक्स एक्साइज ड्यूटी, बता।
नहीं आप में से किसी की मम्मी भाई मैं तो एक्साइज ड्यूटी देने जा रही हूँ है? चलो सर, सर ये तो घर की बात है, रात को जमाया सुबह पता चला, गवर्नमेंट को थोड़ा पता चलेगा। अब हलवाई पे चलते हैं, नत्थु हलवाई पे। गली का हलवाई होता है, वो तो दुनिया जानती है ना, दही बेच रहा है, फिर वो क्यों नहीं देता भाई? एक्साइज वाले तो उसकी छाती पे आके बैठ जाए, बोले कितना दही जमा है, बोले इतना, चल एक्साइज ड्यूटी दे। तो क्यों नहीं लगता? ऐसे ही हम टेलर के पास गए, शर्ट का कपड़ा दिया, बोले भाई साहब शर्ट बना दो, उसने बना के दे दी। बताओ, दोबारा से नाम बदल गया, पहले कपड़ा था अब शर्ट, यूज बदल गया, पहले कुछ भी कर सकते हैं, आप पहन ही पाओगे केवल, और कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज, मैन्युफैक्चरिंग फिर हुई। तो क्या टेलर भी एक्साइज ड्यूटी देता था? एक्साइज एक्ट था तब की बात कर रहा हूँ, देखिए मैं पुराने एक्ट में आपको इसलिए ले जाना चाहता हूँ कि आपको पहले तो पुराने एक्ट के बारे में पता चले, और फिर आपको पता चले अच्छा गवर्नमेंट ने ये किया था, तो पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। जरा बताओ, टेलर से भी कोई टैक्स नहीं लगता था, ऐसा क्यों है सर? एक्साइज एक्ट में ये मैन्युफैक्चरिंग है, और ये वाला टेस्ट हमारा जो है हो गया, पास हो गया, फिर भी आप कह रहे हो टैक्स नहीं लगेगा। तो देखिए बेटा, दो टेस्ट होते किसी भी गुड्स को एक्साइजेबल गुड्स बनाने के लिए, दो टेस्ट होते। वो दो टेस्ट क्या थे? दूसरा होना चाहिए मार्केटेबल एंड मूवेबल। इसका मतलब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो मार्केटेबल होना चाहिए, मूवेबल भी होना चाहिए। इसका मतलब मैंने घर बनाया, घर हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी, तो घर पे तो एक्साइज नहीं लगता होगा, हाँ जी नहीं लगता था। सर ये पेन बनाया है, ये तो मूवेबल है, हाँ बिल्कुल लगेगा। अच्छा सर मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो बिका ही नहीं सर, मैंने बहुत कोशिश की बिका ही नहीं, अब मैंने एक पेन बना दिया। अब रिनोल्ड वाले ने एक पेन बनाया, या कौन से चल रहा है आजकल पेन, बताओ ना कौन सा ज्यादा चलता है, तुम खरीदते हो जो है? ट्रेंड, ट्रे, कौन सा? ट्राईमैक्स। अब मान लो ट्राईमैक्स का पेन है, सब खरीद रहे हैं, मैंने बना दिया रामलाल नाम का पेन, मैंने रामलाल नाम रखा, बहुत बढ़िया पेन था, बिक ही नहीं रहा है। तो पता नहीं क्यों बच्चे देखते ही बोले यार नहीं ये नहीं लेना, ट्राईमैक्स लेना है, कहते हैं दिखता है वो बिकता है? तो देखो, क्या ट्राईमैक्स मार्केट में बिकता नहीं है? बिकता है। मेरा रामलाल पेन नहीं बिक पा रहा है, तो मेरी इनएफिशिएंसी है। इनएफिशिएंसी की वजह से एक्साइज डिपार्टमेंट ये नहीं कहेगा कि भाई तेरे पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी। एक्साइज ड्यूटी किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, बेच मत बेच, नहीं बिकेगा तो सेल टैक्स नहीं लगेगा, वैट नहीं लगेगा, और क्या होगा? क्लियर? तो मार्केटेबल और मूवेबल होना चाहिए। तो सेकंड टेस्ट क्या था बच्चे? मार्केटेबल और मूवेबल। हाँ जी साहब, हमारा प्रोडक्ट दही मार्केटेबल भी है, और थैली में लेके कहीं जा भी सकते हैं, मूवेबल भी है। दोनों टेस्ट क्वालिफाई हो गए सर। सर अभी भी नहीं लगता। कहां लगता है? हलवाई पे कहां लगता है? देखिए, ध्यान से देखना बच्चे। तीसरा टेस्ट, मेंशन इन सीटा सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। अब ये क्या है, ध्यान से सुनना। एक था सेंट्रल एक्साइज एक्ट, जो कहता है जी आपके प्रोडक्ट पे ड्यूटी लगेगी, आप ये बदतमीजी करोगे तो ये पेनल्टी है, टाइम से आपको रिटर्न भरनी है, आपको रजिस्ट्रेशन ऐसे लेना है, सारी बातें एक्साइज एक्ट में लिखी हुई। ड्यूटी कितने परसेंट से लगेगी? और क्या एक ही प्रोडक्ट है मार्केट में? अभी हम यहाँ की बात करें तो देखो, रिमोट, टैब, कंप्यूटर, रिंग लाइट, कीबोर्ड, माउस, है ना, प्रोजेक्टर, यहीं पे देख लो इतनी सारी वस्तु है हमारे पास। तो इसका मतलब हर एक का रेट एक होगा, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, तो अलग अलग था। अब बताओ, अपने यहाँ 20 तरीके की वस्तु दिख गई, तो लाखों तरह की वस्तुएं हो सकती है, नहीं हो सकती हैं? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, रेट का एक्ट बनाया, रेट का एक्ट। बोला तेरा ये प्रोडक्ट है इतनी ड्यूटी दे, तेरा ये प्रोडक्ट है इतनी ड्यूटी। इसका मतलब मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो मुझे वो खोल के देखनी है किताब, और अपना प्रोडक्ट ढूंढना है भाई, भाई जैसे उसमें नहीं करते कोई चीज ढूंढने के जैसे। अरे ये क्या प्रोडक्ट, बोले भाई 15%। समझ आया? तो सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट क्या था बच्चे? टैरिफ का मतलब रेट, रेट का। तो वो कह रहे हैं कि तीसरा टेस्ट है कि आपका प्रोडक्ट उसमें मेंशन भी होना चाहिए। तो दही मेंशन नहीं है क्या? अब बस ये बात हो गई, क्योंकि दो टेस्ट हम क्वालिफाई कर चुके, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, मूवेबल मार्केटेबल है, मेंशन इन सीटा है कि नहीं? तो जानते हैं बच्चे,
अगर ये तीनों टेस्ट क्वालिफाई हो जाए तो उसे हम बोलते हैं एक्साइजेबल गुड्स। और एक्साइज एक्ट जो अभी कुछ आइटम पे है, पहले बहुत सारे आइटम पे था, तो वो कह रहे हैं कि वो एक्साइजेबल गुड्स बन गए और अब उस पर ड्यूटी देनी है। तो अब बात आती है, क्या हम ये तीसरा टेस्ट पास कर रहे हैं? ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। आप बताओ, एक तो दही है नत्थू की दुकान से लाए, एक दही हमने अपने घर में जमाया, एक अमूल मस्ती दही नहीं आता, आता है ना, गवर्नमेंट कह रही है हम अमूल मस्ती पे लगाएंगे जी एक्साइड। सर नत्थू के पे क्यों नहीं लगाया और अमूल पे क्यों लगा रहे हो? तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट कह रही है आइटम क्या होना चाहिए, पैक्ड फॉर्म। अब समझ आ गया नत्थू हलवाई और घर का क्यों बच गया, पैक्ड फॉर्म में नहीं है ना। लेकिन अमूल मस्ती पैक्ड में, उस पर एक्साइड ड्यूटी लगती थी। तो कोई भी प्रोडक्ट जो ये तीन बातें पूरी करता था, एक्साइड ड्यूटी लगती थी। तो बताइए, एक हल्का सा ब्रीफ आइडिया हो गया कि एक्साइज एक्ट क्या था और एक्साइज टैरिफ एक्ट क्या था। बोलो हाँ है ना। बेटा मुझे पुराने एक्ट मुझे बताने पड़ेंगे 10-10 मिनट, फिर उसके बाद जब मैं स्विच करूंगा तो मैं लगेगा हाँ यार अब क्लियर हो गया मैं। राइट, तो यहां तक समझ आया कि नहीं सब बताओ, पक्का? चलू आगे। चलो, अब देखो साहब, अब स्थिति क्या है बच्चे, एक्साइज एक्ट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, गवर्नमेंट ने लगा दिया, कोई बात नहीं। अब एक बात बताइए, स्टेट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, तो स्टेट गवर्नमेंट सेल पे लगाती थी, तो ये कौन सा होता था, सेल्स टैक्स। कौन सा होता था ये, सेल्स टैक्स। यानी प्रोडक्ट बिकेगा तो टैक्स लगेगा, नहीं बिकेगा तो नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया सर, सेल्स टैक्स। सेल टैक्स लगाने का राइट है स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब मेरी बात बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। मैंने दिल्ली में माल खरीदा और दिल्ली में बेच दिया, बताओ स्टेट का मैटर है कि नहीं? दिल्ली में खरीदा और मुंबई बेच रहा हूं, अब बताओ सिर्फ दिल्ली का मामला है, अब एक से ज्यादा स्टेट का मामला हो गया है। देखो जरा ध्यान से देखना, एक एग्जांपल ले रहा हूं। दिल्ली से माल हमने मुंबई भेजा, ये मुंबई पहुंच रहा है, जरा बताओ सबसे पहले दिल्ली के नजदीक कौन सी स्टेट से माल निकलेगा? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, हरियाणा आएगा सबसे पहले, फरीदाबाद। अच्छा उसके बाद मथुरा, उत्तर प्रदेश, और बताओ और क्या आएगा? एमपी और गुजरात, देन मुंबई। समझ आ गया सर? अब मान लो ट्रक से माल जा रहा है, रास्ते में जो जो स्टेट पड़ा, आप देखते हो ट्रक पे कैसे ट्रैफिक पुलिस वाला चढ़ जाता है और कुछ लेके निकलता है ना। एक बार मैं ऐसे ही अपने होम टाउन में खड़ा था, ट्रैफिक पुलिस वाला ट्रक वाले के ऊपर मतलब चढ़ गया और उसने कुछ दिया और उसने ऐसे करके जेब में रख लिया। मैं देख रहा था, मैंने अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। जब 5-7 मिनट हो गए, मैं बस का वेट कर रहा था, स्टूडेंट लाइफ की बात है, 5-7-10 मिनट हो गए तो उसने निकाल के देखा नोट की जगह था लॉटरी का पिटा हुआ टिकट। देख कहता गालियां देने लग गया उसे। मैं मन में सोचा अरे भाई साहब आप कौन सा अच्छा काम कर रहे थे, आप भी तो ब्राइब ही ले रहे थे। तो ये वसूली चलती है इन लोगों की। कोई बात नहीं, अगर वसूली ना चले, जैसे ही माल हरियाणा बॉर्डर पे पहुंचा, हरियाणा गवर्नमेंट बोली हमारे रोड से ऐसे ही चला जाएगा, ला टैक्स दे। यूपी वाले भी यही बोले और धीरे धीरे सबने क्या मांगा, टैक्स। क्यों मांगा? क्योंकि इनका कुछ ना कुछ संबंध बन गया और इसको हम बोलते हैं नेक्सस थ्योरी। क्या बोलते हैं? नेक्सस थ्योरी, रिलेशन बनना, नेक्सस थ्योरी। जरा बताना, दिल्ली से माल जाएगा और मुंबई तक उस पर टैक्स लगता रहे, वो माल सस्ता होगा या महंगा होगा? महंगा हो जाएगा। अब बताइए, लड़ाई किसकी है यहाँ पर, सेंट्रल और स्टेट की या स्टेट्स की आपस में? सारे स्टेट लगा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर किया कि भाई ऐसा है, तुम अपने स्टेट में जो मर्जी करो, तुम उस स्टेट के मालिक हो। लेकिन जैसे ही दूसरे स्टेट में
मामला आएगा तो देखिए, जब दो भाई आपस में लड़ रहे होते हैं तो पिता का फर्ज क्या बनता है? साम दाम दंड भेद से, कूट पीट के प्यार से कैसे भी उन्हें समझाए। बोलो है कि नहीं? तो गवर्नमेंट बोली कि भाई ऐसा है, जब इंटर स्टेट मामला आएगा, इसको क्या बोलेंगे बच्चे? इंटर स्टेट सेल। तो इंटर स्टेट सेल पर गवर्नमेंट साफ बोली, सेंट्रल गवर्नमेंट के यहां पर यार टैक्स जो है ना, अब तुम नहीं लगाओ, हम लगाएंगे। अब दिल्ली वाला कहने लगा भैया मैंने दिल्ली से माल बेचा, मुझे टैक्स मिलना चाहिए। दिल्ली में बिकता तो मुझे मिलता कि नहीं मिलता, मैंने यहां से मेहनत की, मुझे मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट बोले देख सुन, पहले बात समझ ले, जब टैक्स लगाने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, एक तो उस टैक्स को नाम क्या दें? बताओ, वो स्टेट का टैक्स होगा या सेंट्रल का होगा? ऑनलाइन वालों कौन सा होगा? अगर इंटर स्टेट टैक्स पर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो कौन सी गवर्नमेंट लगा रही है उस पर? सेंट्रल, है ना? तो इसका नाम हुआ बच्चे सेंट्रल सेल्स टैक्स, और शॉर्ट में बच्चे इसको बोलते थे सीएसटी। जीएसटी से कंफ्यूज मत करना, सीएसटी। अब बात आती है कि सर इस पे टैक्स लगाएगा कौन, कलेक्ट कौन करेगा, और ये पैसे मिलेंगे किसको? तीन बातें हो गई ना। तो देखिए इसमें क्या था, जब सेंट्रल सीएसटी बनाना था, अच्छा एक दिक्कत और थी यहां पर, गवर्नमेंट बोली कि भाई जब इंटर स्टेट का मामला है टैक्स हम लगाएंगे। अब जब टैक्स लगाना है तो इसके विषय में कहां लिखा हुआ होना चाहिए बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन में। और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाना चाहती है तो बताइए कौन सी लिस्ट में होना चाहिए बच्चे? इस वाली में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यूनियन लिस्ट में? इसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं था, क्योंकि सेल टैक्स लगाने का अधिकार किसे दे रखा था? स्टेट गवर्नमेंट को। तो बताओ, अमेंड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया, और इसमें एक बेटा एंट्री इंसर्ट की गई थी, एंट्री नंबर 92A। अब ये इसमें इंसर्ट की गई, इसका अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट होने के बाद बच्चे गवर्नमेंट कौन सा लॉ लेके आ गई? सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी। यानी 92A एंटर किया, और इंटर स्टेट सेल के बारे में उसमें लिख दिया, और फिर गवर्नमेंट पूरा एक एक्ट ले आई कि साहब हम इंटर स्टेट सेल पर क्या लगाएंगे? सीएसटी लगाएंगे। अब बात आती है इस पर टैक्स लगाएगा कौन, ले भी कौन करेगा, कलेक्ट कौन करेगा, और रिटेन कौन करेगा? तो देखिए ले भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी, और बेटा कलेक्ट जहां से सेल होती थी, या दिल्ली से मुंबई सेल हो रही है तो सेल कहां की है? दिल्ली की, दिल्ली गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। कलेक्ट एंड रिटेन बाई स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम वेयर सेल इज मेड, फ्रॉम वेयर सेल इज मेड। अब बताइए, बीच में इतने सारे स्टेट हैं, किसी को कोई मतलब नहीं हुआ। अब बताइए, बार बार टैक्स नहीं लगेगा तो माल महंगा या सस्ता? अब सस्ता हो गया। तो बताइए लॉजिकली सीएसटी की नीड थी कि नहीं, जरा बताओ? थी। देखिए गवर्नमेंट ऐसी टैक्स नहीं ला रही, जरूरत है तभी ऐसा कर रही है वो। चलिए सर, अब सर ये भी समझ आ गया कि भाई सीएसटी किन हालातों में आई, और इंटरेस्ट रेट सेल पर कैसे कैसे लगेगी। और इसके लिए हमने, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, एंट्री इंसर्ट की 92A। अब देखिए अब कहानी क्या हुई। 90s के दौर में जब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, नाम सुना है नरसिम्हा राव साहब का? प्रधानमंत्री हमारे पीवी नरसिम्हा राव साहब थे, और बेटा फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह साहब, अब तक के बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर। मनमोहन सिंह साहब से अच्छा कोई फाइनेंस मिनिस्टर अभी तक बना नहीं, पैदा तो हो रखा है, बना नहीं, राइट? तो अब स्थिति क्या है, इन दोनों की जोड़ी फेमस हुई थी जय वीरू के नाम से। वो जानते हैं इन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाई, ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाई, लिबरलाइजेशन कर दिया, और वर्ल्ड से कहा कि आओ हमारे देश में। जय राजस्थान वाले नहीं कहते पधारो हमारे देश, ये दोनों क्या बोले, बोले आओ करो इन्वेस्ट। आप ये बताओ, आपके घर में 10 लाख रुपए पड़े हैं, एक तिजोरी से उठा के, एक कमरे से उठा के दूसरे कमरे में आपने रख दिए, पैसे बढ़ेंगे क्या? लेकिन कहीं से 1 लाख और आ जाए तो बताओ 11 लाख हो गए कि नहीं हो गए?
तो बताइए विदेश इन्वेस्टमेंट आएगा तो हमारा डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? मुझे समझ नहीं आता लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। देश दोबारा गुलामी की ओर बढ़ रहा है, अडानी सब कुछ खरीद लेगा, अंबानी सब कुछ कर लेगा। तुम्हें लगता है हम लोग ट्रेन में बैठे होते हैं और ट्रेन में जो हमारी खिड़की की सीट है हम वो तक नहीं देते किसी को, हम देश को गुलाम होने देंगे? अब लगता है आपको ऐसा होने देंगे हम? हैं? कश्मीर की समस्या के ऊपर एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा, संजीव सर कश्मीर की समस्या को इलाज बताओ, जब ये 370 वगैरह थी आज से 10-15 साल पहले। मैंने कहा कुछ मत करो, 370 हटाओ और बिहार और यूपी वालों को थोड़ी सब्सिडी दे दो जमीन खरीदने के लिए वहां पर। ये दोनों वहां जाके बस जाए, बस मैं गारंटी दे रहा हूं एक भी आतंकवादी दिख जाए वहां पर। यार सीट तक तो देते नहीं है खिड़की अपनी, ये कश्मीर का हिस्सा जाने देंगे कुछ भी है? तो ऐसे ही हमारे देश में हुआ क्या कि इन्होंने पॉलिसीज बनाई। अब देखिए लिबरलाइजेशन करना है तो मल्टी कंट्रीज से हमारा टाई अप होना जरूरी है। पूरे वर्ल्ड में कितने कंट्री हैं पता है कुछ? है बेटे? 190 196 बोल रहा है, होंगे इतने यार मेरे ख्याल में 200 के आसपास, तो मुझे भी बताते इतने ही होंगे, 200 ही होंगे तो मतलब बात वही है। हमारी गवर्नमेंट ने जब ये लिबरलाइजेशन किया तो हुआ क्या था उस समय, आपको शायद नहीं पता होगा, अपने पापा से पूछना जाके कि पापा कोई बाहर जाता था सिंगापुर वगैरह तो आप उससे क्या कहते थे कि बोलिए, जो रईस आदमी होते थे बीसीआर लाने के लिए बोलते थे। बीसीआर सुना है नाम क्या होता था? सुना है कि नहीं सुना किसी ने? मुकुल सुना है? बीसीआर क्या होता था बेटा? जैसे आजकल हम मोबाइल पे मूवी वगैरह देखते हैं तो वो बीसीआर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर और एक बीसीपी होता था, वीडियो कैसेट प्लेयर। एक प्लेयर होता था केवल और एक रिकॉर्डर भी होता था। तो उसमें हम मोटी सी कैसेट डालते थे और फिर पिक्चर देखते थे, हैं? तो बीसीआर। अब जानते हैं विदेश से कुछ भी आता था हमारी गवर्नमेंट 200-200% ड्यूटी लगा देती थी उसमें। मान लो 50,000 की चीज है तो 1 लाख ड्यूटी दे, तेरे को 1.5 लाख रुपए का पड़ेगा। आप बताइए, हम किसी देश के प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं और उस पर इतनी हैवी ड्यूटी लगा दे, तो बताइए अगर हमारा कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा तो वो कंट्री नहीं लगाएगा हमारे ऊपर? बोलो हाँ है ना? होगा ना ऐसा? तो हमारे जो सिंह साहब और नरसिम्हा राव जी थे, इन्होंने डब्ल्यूएचओ के साथ एक एग्रीमेंट किया, डब्ल्यूटीओ के साथ, डब्ल्यूएचओ नहीं डब्ल्यूटीओ। आजकल कोरोना की वजह से डब्ल्यूएचओ याद आता है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उनसे इन्होंने प्रॉमिस किया कि साहब हमें 1 अप्रैल 2010 तक की एक्सटेंशन दे दो और हम 1 अप्रैल 2010 तक कस्टम ड्यूटी हटा देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी हटा देंगे। अब जरा सोचो दोस्त, तुम कोई ड्यूटी हटा रहे हो जो अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, तो पैरेलल कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा कि भैया ये टैक्स अब आना बंद हो जाएगा, तो फिर पैसे आएंगे कहां से? पैसे आएंगे कहां से? तो बस हमारे सिंह साहब का दिमाग चला, बोले भैया आने वाले समय में एक सेक्टर ऐसा है ग्रो होगा। कौन सा सेक्टर? सर्विस सेक्टर। पुराने जमाने में जानते हैं, आज मुझसे आप ट्यूशन पढ़ने आ रहे हो तो मैं फीस लेता हूं आपसे, बिना फीस के थोड़ा पढ़ा रहा हूं, लेता हूं ना। पुराने जमाने में गुरु चेले ऐसे नहीं थे, गुरु फीस नहीं लेता था, चेला 50 काम देखता था अपने गुरु के और इज्जत भी पूरी थी। आजकल तो कॉमर्शलाइज हो गया है। कुछ लोग तो देखो अपनी क्लास में क्या क्या दिखा देते हैं, इतना कॉमर्शलाइज हो गया कि भाई साहब उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी है क्लास में दिखाने की, कुछ भी चल रहा होता है क्लास में। तो सिंह साहब को लगा कि यार आने वाले समय में सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा, तो हम एक काम करते हैं। लोग सर्विस के बदले पैसे लेते हैं, जैसे सीए सर्विस देगा, पैसे लेगा कि नहीं लेगा? आपकी रिटर्न फाइल करता है पैसे लेता है कि नहीं? ऑडिट करता है पैसे लेता है कि नहीं? डॉक्टर पैसे लेता है, वकील पैसे लेता है, टीचर पैसे लेता है। देख रहे हैं आप कितने सारे लोग जो सर्विस के बदले पैसे ले रहे हैं। इंटीरियर डेकोरेटर को बोला, उसने पैसे ले लिए। कोई भी आया सर्विस दे गया, पैसे मांग रहा है। होता है ना? तो बस सिंह साहब बोले कि ऐसा है, अब हम देश में कस्टम एक्ट को तो हमें हटाना है आने वाले समय में, तो धीरे धीरे ड्यूटी रिड्यूस करते जाएंगे और इसके पैरेलल हम किसे खड़ा कर देंगे? एक एक्ट, सर्विस टैक्स एक्ट। लेकिन बताइए, फिर वही वाली बात आ गई, अंबेडकर साहब ने कभी सोचा ही नहीं था
क्या लोग सर्विस के बदले पैसे मांगेंगे? तो इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में बात डालना भूल गए। बोलो भूल गए कि नहीं भूल गए? आप बताओ फिर से अमेंडमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? लो जी साहब, ये देखो, फिर एक एंट्री गवर्नमेंट ने इसमें इंसर्ट की। वो एंट्री का नाम था बच्चे 92C। ये वाली CST के लिए थी, ये वाली सर्विस टैक्स के लिए। राइट? आप सुनो मेरी बात। इस एंट्री में लिख दिया कि भाई अब सर्विस जो होंगी हमारी गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि यूनियन लिस्ट में अमेंडमेंट है और कस्टम एक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट का था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एक्ट हट रहा है तो वो क्या चाहती है, दूसरा हमारा हमारे हिसाब से बने। तो उसने ये प्रोविजन डाल दिया। अब जैसे ये डाला, अमेंड कर दिया, अब ये इसका पार्ट बन गया। अब बताइए एक्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सर्विस टैक्स एक्ट है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, मतलब ये जान के हैरान रह जाएंगे आप कि सर्विस टैक्स लगता था और सर्विस टैक्स एक्ट ही नहीं बना था। कुछ समझ आई मैं क्या बोल गया? कि सर्विस टैक्स लगता रहा। देखो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया, 30 जून 2017 तक तो पुराने एक्ट ही चल रहे थे ना, बाद में तो रिप्लेस हुए। तो इतने साल सर्विस टैक्स लगता रहा और सर्विस टैक्स एक्ट नहीं बना। अब मन में एक विचार आ रहा है, सर ये क्या बदतमीजी, ऐसे कैसे पॉसिबल है? आ रहा है ना? कुछ नहीं बेटा, इसी में एक एंट्री होती है यूनियन लिस्ट में, वो लास्ट एंट्री है, टोटल 97 है इसमें, तो एंट्री नंबर 97 ये क्या कहती है? ये कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज राइट टू कलेक्ट एनी काइंड ऑफ टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का टैक्स कलेक्ट कर सकती। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी के आधार पर सर्विस टैक्स की वसूली करते रहे। यानी यहां रिज्यूडरी पावर्स जो थी, बची कुची पावर इस एंट्री में दी और इसके आधार पर सर्विस टैक्स का कलेक्शन हुआ। तो सर फिर ये किस लिए किया गया 92C? जब आपने इंसर्ट कर दिया तो एक्ट बना देते। आपने ये क्यों किया बच्चे? इंटेंशन तो यही थी कि एक्ट बनाना है, पर जब एक्ट बनाना शुरू करना था, तब तक ये समझ में आ गया था कि यार वर्ल्ड में जीएसटी लग रहा है, तो हमें भी अपने देश में क्या लगाना है, जीएसटी। अब बताओ, दो दो एक्ट पे काम करने की जरूरत थी जब आपका काम 97 से चल रहा है? तो वो ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहा। जानते हैं जब सर्विस टैक्स एक्ट बना, मतलब सॉरी सर्विस टैक्स एक्ट नहीं बना, सर्विस टैक्स लगा कैसे? इस एंट्री की वजह से, है ना? और देखिए एक होता है आपका फाइनेंस एक्ट, क्या होता है किसी को पता है? 1994 आएगा। फाइनेंस एक्ट कुछ नहीं है बच्चे, ध्यान सुनना, एक छोटी सी बात है। हम ये कहते हैं ना कि यार इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आ गया, जीएसटी में अमेंडमेंट आ गया। जैसे इस बार लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया कि साहब स्लैब में कुछ वही नहीं किया, वही पुरानी स्लैब रखा, निर्मला सीतारमन ने स्लैब चेंज नहीं किया। बेटा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वही पढ़ना है आपने जब तक कोई नया एक्ट नहीं आएगा। तो एक्ट तो वही है बच्चे, अब उनमें कुछ अमेंडमेंट करने हैं। तो हर साल एक्ट नहीं बदलता, इनकम टैक्स एक्ट नहीं बदलता, बदलता क्या है, फाइनेंस एक्ट। और फाइनेंस एक्ट क्या है? बजट है ना, बजट। बजट में देखिए क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी होता है, हेल्थ सेक्टर भी होता है ना, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं ना। तो उसी का एक छोटा सा हिस्सा होता है फाइनेंस एक्ट। तो जब हमारे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं, तो बजट तो कितना मोटा सारा होता है और हमारा जरा सा होता है। जैसे इस बार कितनी मजाक उड़ रही थी, बोले साहब बढ़िया है इस बार निर्मला सीतारमन ने कोई अमेंडमेंट नहीं किए, कोई बदलाव नहीं किए, कुछ नहीं किया, तो कोई सेमिनार कराने की जरूरत ही नहीं। होता क्या था, 1 फरवरी को बजट आता था, 3 तारीख या 5 तारीख तक हम जैसे लोगों को बुलाया जाता था कि साहब जो